फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेज कंसमा सभी का स्वागत करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज हम एशियन हिस्ट्री के अंदर जो मगध का उत्कर्ष के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाली जो वीडियो था उसमें अपन ने मगध का उत्कर्ष में सबसे पहले जो बृहद्रथ वंश है उसके बारे में स्टडी की थी। आज हम इससे अगला जो वंश है हर्यक वंश, या उसको हम बोलेंगे पितृहंता वंश, इसके बारे में बहुत डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हर्यक वंश की उत्पत्ति के विषय में निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश के बारे में एक इतिहास में सटीक जानकारी नहीं है, यानी कि इसकी उत्पत्ति के बारे में कोई प्राप्त साक्ष्य नहीं है। वैसे तो बिंबिसार इस वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन इस बिंबिसार के बारे में कहा जाता है, यानी कि एक महावंश, एक बौद्ध ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है कि जो बिंबिसार के जो पिताजी थे, उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही उसका राज तिलक यानी कि राज्याभिषेक कर दिया था। इसके आधार पर हम कह नहीं सकते कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम एक एक, यानी कि बिंबिसार के बाद में अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद में उदयन के बारे में बहुत डिटेल से अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं बिंबिसार के बारे में। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए, बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी राजा था। यानी कि जो बिंबिसार था तो ये महत्वाकांक्षी राजा था, अर्थात ये साम्राज्यवादी राजा। इसका उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार हो, वो भी बिना युद्ध की। यानी कि ये युद्ध करके अपने साम्राज्य को विस्तार करना नहीं चाहता था। यानी कि महत्वाकांक्षी राजा था, और ये वैसे युद्ध भी उसने किए हैं, लेकिन पहले ये बिल्कुल मित्रवत और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से ये क्या करता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि जो ये बिंबिसार है, बिंबिसार का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड की हम बात करते हैं। देखिए, बिंबिसार का जो टाइम पीरियड है 544 से ईसा पूर्व से 442 ईसा पूर्व तक ये शासन इसने किया था। ठीक है, अब देखिए, जो बिंबिसार है, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया, उस साम्राज्य विस्तार के लिए इसने कौन कौन सी नीतियां बनाई है, और कौन कौन सी नीतियों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखिए, एक तो मित्रवत नीति अपनी, एक इसने वैवाहिक नीति, और एक युद्ध नीति। यानी कहने का मतलब है युद्ध नीति तो ये बहुत बाद की बात है, क्योंकि इसने युद्ध के माध्यम से अपने साम्राज्य को विस्तार नहीं किया, लेकिन इसने एक युद्ध भी किया था, उसका भी अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं। देखिए, बिंबिसार ने वैवाहिक संधियों और विजय नीति से मगध के मान और यश को उसने बढ़ाया। ठीक है, यानी कि उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सबसे पहले तो उसने सबसे ज़्यादा तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने साम्राज्य को विस्तार किया। ठीक, और अपनी शक्ति को भी बहुत बढ़ाया इसने। इसके बाद में उसने विजय की नीति अपनाई। ठीक है, और फिर लास्ट में हम देखेंगे इसकी युद्ध नीति के बारे में। ठीक है डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे इस वंश को जो पितृहंता वंश कहा गया है, क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर सभी जो शासक हुए, वो शासक अपने जो पिताजी हैं उनकी हत्या कर गद्दी पर बैठे थे। जैसे हम बात करें, जैसे बिंबिसार है, इसने भी अपने पिताजी की हत्या की। फिर अजातशत्रु है, इसने भी अपने पिताजी यानी बिंबिसार की हत्या की। जैसे उदयन है, उदयन ने भी अपने अजातशत्रु पिताजी की हत्या करके ये शासक बनता है। इसके बाद अनिरुद्ध है, मुंडक और नागदशक, ये सभी ऐसे शासक हुए जिसने अपने पिताजी यानी अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठे थे। इसीलिए इसको पितृहंता वंश यानी पितृहंता वंश भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो बिंबिसार है, बिंबिसार के जो उपनाम है, उस उपनामों की हम बात करते हैं। देखिए, इसके दो उपनाम हैं। एक तो इसको बोलते हैं क्षेत्रोजस, ठीक है, और एक बोलते हैं श्रोणी। ठीक है, देखिए, क्षेत्रोजस तो हमें मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है, और जैन साहित्य में उसको श्रोणिक कहा गया है। पहले हम बात करते हैं क्षेत्रोजस होता क्या है। देखिए, क्षेत्रोजस होता है 80,000 गांव होने के कारण, यानी कि इसके पास है ना 80 गांव थे,
इस 80 गांव होने के कारण इसको क्षेत्रों से कहा है, यानी कि बड़ा क्षेत्र पर, बड़े क्षेत्र पर इसका अधिकार था, इसलिए इसको क्षेत्रों से कहा गया है। इसके पश्चात श्रोणिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये दूर दूर तक नाम सुना जाता है, यानी कि इसका जो इसकी प्रसिद्धियाँ दूर दूर तक थी, इसलिए इसको श्रोणिक कहा गया। और ऐसा कहा गया किसमें? जैन साहित्य में। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए, बिंदुसार ने महात्मा बुद्ध को वेलुवन नामक उद्यान प्रदान किया था, यानी कि आपको पता है कि जो बिंदुसार है इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात ये जो बिंबिसार है ना, जो महात्मा बुद्ध की शरण में चले गए थे, और इसीलिए उसने महात्मा बुद्ध को उसने वेलुवन, या उसको बोलते हैं वेलुवन उद्यान भी कहते हैं, ठीक है, ये प्रदान किया था उन्होंने, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अपने साम्राज्य विस्तार के अंदर उसने जो 3 प्रकार की नीतियाँ अपनाई थी राज्य विस्तार के लिए। एक तो मित्रवत नीति, एक वैवाहिक नीति और एक युद्ध नीति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैवाहिक नीतियों की बात अपन करते हैं। पहला इसने जो विवाह किया, पहला विवाह इसने जो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक, ओके, यानी कि चेटक की जो पुत्र थी चेलना, या उसको छलना भी कहते हैं, उस चेलना के साथ उसने क्या किया? विवाह किया, ठीक है डियर फ्रेंड्स। फिर देखिए इसमें देखिए डायग्राम में देखिए चेटक की पुत्री चेलना या छलना विवाह किया इसने बिंबिसार के साथ, ठीक है। फिर इससे पुत्र उत्पन्न हुआ क्या? अजातशत्रु, ठीक है। देखिए ये जो चेलना या छलना थी, ये बिंबिसार की 7वीं पुत्री थी, यानी कि ये 7 पुत्रियों में सबसे छोटी थी, यानी 7वें नंबर की ये पुत्री थी। डियर फ्रेंड्स, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो महावीर जो स्वामी थे, और महावीर स्वामी की जो माता जी त्रिशला, ये त्रिशला चेतक की क्या थी? बहन थी, ठीक है। तो देखिए जो ये देखिए आपको ये चेतक है, और इसकी सिस्टर क्या है? त्रिशला है, और इससे इसका जो इसके पुत्र हुआ वो महावीर स्वामी, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इसे देखें तो अगर देखें तो बिंबिसार और जो महावीर स्वामी जी है, उसका रिलेशन क्या होता है? ये दोनों क्या है? जीजा साला थे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, जो प्रथम जो विवाह था, यानी कि जो बिंबिसार का, वो लिच्छवी गणराज्य की जो चेतक है उसकी जो पुत्र थी चेलना है, उस चेलना के साथ उसका विवाह हुआ। चेलना के साथ विवाह होने के पश्चात इसके जो पुत्र हुआ, ये कौन हुआ? अजातशत्रु, ये, ठीक है। तो देखिए, अब अजातशत्रु और जो कहने का मतलब है, अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हुआ वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। देखिए आगे बात करते हैं, यानी कि वजीरा के साथ हुआ था, ये आगे ये बात अपन करते हैं। ये तो बात हो गई आपकी इसकी, यानी कि दोनों के मध्य क्या रिलेशनशिप है? जीजा साला का ये रिलेशनशिप है किसका? बिंदुसार का और महावीर स्वामी का। द्वितीय विवाह इसने किया था, यानी कि कौशल नरेश जो प्रसेनजित था, ठीक है। प्रसेनजित की एक सिस्टर थी, यानी कि महाकौशला। इस महाकौशला का जो दूसरा विवाह हुआ था किसके साथ? बिंबिसार के साथ हुआ था। इसी विवाह में बिंबिसार को क्या है? काशी, यानी कि दहेज के रूप में मिलता है। आगे हम देखेंगे कि जो काशी को लेकर एक युद्ध होता है, उसकी बात अपन आगे करेंगे, ठीक है। तो इस विवाह में काशी उसको क्या बोलता है? दहेज मिलता है, क्योंकि काशी में कम से कम 1 लाख राजस्व यानी कि टैक्स आता था, ठीक है। तो बहुत बड़ा ये एक महाजनपद था, तो ये भी मगध के अंदर इसको क्या कर लिया गया? मिला लिया गया, ठीक है, विलीन कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। फिर बाद हम देखते तीसरा विवाह वो किसके साथ करता है? देखिए, तृतीय विवाह उसने, यानी कि मद्र देश, यानी कि कुरु के समीप था कि राजकुमारी क्षेमा के साथ वह विवाह करता, तीसरा विवाह। और चौथा विवाह आपको पता है कि लिच्छवी गणिका, यानी कि लिच्छवी राज्य की गणिका का नाम है आम्रपाली, ठीक है। इस आम्रपाली के साथ बिंबिसार का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस जो बिंबिसार है, बिंबिसार ने
अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध किए और इसने अनेक विवाह किए, क्योंकि इसने विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, और अपने साम्राज्य को क्या मजबूत उसने किया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक विशेष बात है, इस विशेष बात में देखिए बिंबिसार अपने वेद्य, देखिए बिंबिसार ने मित्रवत व्यवहार किया था, और बिंबिसार ने मित्रवत व्यवहार के लिए यानी कि अपना जो एक वेद्य था, यानी कि एक वेद्य था, उसका नाम था जीवक, और जीवक ने अवंती के जो राजा थे चंड प्रद्योत, ठीक है, इस चंड प्रद्योत को क्या था, एक पीलिया रोग था, इस पीलिया रोग के उपचार के लिए इस बिंबिसार ने अपने राजवेद्य जीवक को उसके दरबार में भेजा था। ठीक है, और जीवक ने जाकर उसे जो चंड प्रद्योत है, चंड प्रद्योत का जो पीलिया का रोग उसका उपचार किया। इसके माध्यम से क्या होता है कि जो अवंती का राजा यानी कि चंड प्रद्योत और बिंबिसार के मध्य बहुत ही बढ़िया, बहुत ही घनिष्ठ फ्रेंडशिप हो जाती है। इस कारण क्या होता है कि अवंती फिर आगे जाकर किसके अंडर में आ जाता है, मगध के अंडर में आ जाता है। तो देखिए बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला लिया था, यानी कि इसने एक युद्ध भी किया था, और ये एकमात्र इसका युद्ध था। और युद्ध किसके साथ किया कि जो बिंबिसार अंग का राजा कौन था, ब्रह्मदत्त को हराकर फिर क्या कर लेता है, मगध के अंदर इसको विलीन कर लेता है, मिला लेता है। इसके अलावा देखिए जो बिंबिसार ने जो गंधार नरेश था, पुष्कर सारिन, यानी कि एक गंधार नरेश, ये आपको पता है गंधार महाजनपद का है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान के गंधार नरेश पुष्कर सारिन के दरबार में अपना दूत भेजा था। इसलिए यानी कि गंधार और जो मगध है इसके मध्य, दोनों राज्यों के मध्य एक मित्रवत व्यवहार हो जाता है। कहने का मतलब है कि पुष्कर सारिन और बिंबिसार के मध्य घनिष्ठ मित्र हो जाता है, इसीलिए दोनों मित्रवत होने के कारण मगध के अंदर ये गंधार भी विलीन कर लिया जाता है। तो ये इसका मित्र व्यवहार था। अब देखते हैं जो बिंबिसार है, इससे बिंबिसार की मृत्यु कैसे होती है। ठीक है, देखिए बात करते हैं बिंबिसार की मृत्यु। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए बिंबिसार की मृत्यु जैन ग्रंथों के नाम, यानी कि जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार की जो मृत्यु होती है वो कैसे होती है। देखिए बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को युवराज नियुक्त करने का निश्चय किया, लेकिन अजातशत्रु को गलत सूचना मिली कि बिंबिसार और किसी पुत्र को युवराज नियुक्त करेंगे। तब जो अजातशत्रु है अपने पिता को क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं और कारागार में वो डाल लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जो बिंबिसार है, बिंबिसार बहुत वृद्ध अवस्था में उनकी अवस्था हो जाती है। तो ये क्या था कि लास्ट टाइम होता है इसका, तो ये क्या करता है कि वैसे तो अजातशत्रु को ही वो चाहते थे, लेकिन अजातशत्रु को ऐसा नहीं लगा कि ये जो पिताजी मेरे को ही जो युवराज नियुक्त करेंगे। तो ये क्या करते हैं, अजातशत्रु अपने पिताजी यानी कि बिंबिसार को क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और मतलब कारागार में डाल देते हैं। कारागार में ही जो बिंबिसार की जो रानी थी, रानी चेलना ही बिंबिसार का क्या करती है, देख रेख करती है। ठीक है, अब देखिए जो चेलना थी, आपको पता है कि बिंबिसार की जो क्या थी, माता जी थी। लेकिन क्या होता है, रानी चेलना ने अपने पुत्र अजातशत्रु को बताया कि वह तो अपने पुत्र को बहुत प्रेम करता है और उसी को क्या करता है, युवराज नियुक्त करना चाहता है। जब ये इससे बात का अजातशत्रु को पता चलता है, तो अजातशत्रु क्या करता है कि लोहे का डंडा लेकर जो बिंबिसार को जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था उसको तोड़ने के लिए जाता है। तो दूर से जब वो जा रहा होता है और हाथ में जो लोहे का डंडा होता है, तब बिंबिसार देखता है कि ये तो मेरे साथ और भी जाति करने आ रहा है, मेरे को पीटने मारने आ रहा है। तो बिंबिसार है, बिंबिसार क्या करता है, जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसे क्या होता है कि बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए होता ये है कि बेड़ियों को तोड़ने के लिए लोहे का डंडा लेकर जाता है, जिससे बिंबिसार घबरा जाता है और बिंबिसार जहर खाकर क्या करता है, आत्महत्या कर लेता। तो ये जैन ग्रंथों के अनुसार हमें ये बात पता चलती है। देखिए एक है दीपवंश, ठीक है, और एक है महावंश। ये दोनों क्या है, ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये दोनों क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। तो ये हमें बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से पता नहीं, ये जैन ग्रंथों के माध्यम से ये पता चलता है। एक विशेष बात है
सर्वमान्य तथ्य है कि उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या यानी स्वयं अजातशत्रु के द्वारा ही की गई थी। कारण क्या था इसका? प्रेम विवाह है, ठीक है। वैसे तो हकीकत बात यही है कि जो बिंबिसार की हत्या उसके जो पिताजी थे अजातशत्रु ने ही की थी। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, यानी कि विवाह को लेकर। विवाह को लेकर क्या होता है, देखिए इसका कारण। विवाह को लेकर क्यों, देखिए बिंबिसार है, बिंबिसार जो उसकी पत्नी एक महाकौशला, ठीक है, जो कौशल नरेश प्रसेनजित की क्या थी, ये बहन थी। तो बिंबिसार की जो एक पत्नी थी महाकौशला यानी इसकी बड़ी माँ, उसकी एक पुत्री होती है वजीरा, ठीक है। इस वजीरा से क्या हो जाता है, बिंबिसार को प्रेम हो जाता है, यानी कि लव हो जाता है। तो ये दोनों शादी करना चाहते हैं। तो बिंबिसार और जो प्रसेनजित है, ये दोनों क्या करते हैं, इस विवाह से नाराज होते हैं, यानी कि विवाह नहीं करना चाहते थे। तो अंतिम में यही होता है कि आपको पता है कि दोनों विवाह हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनसे क्या करता है, युद्ध करने के पश्चात क्या करते हैं कि ये दोनों इससे विवाह यानी कि अजातशत्रु और वजीरा का विवाह हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसको नोट देख लीजिएगा। देखिए बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात कौशल नरेश प्रसेनजित ने काशी गांव दान में दिया। इनके अंतिम में क्या होता है कि दोनों इन विवाह से राजी हो जाते हैं और वो विवाह कर दिया जाता है। और विवाह करने के पश्चात जब दहेज प्रसेनजित किसको देता है, यानी कि काशी को दे देता है। इसका मतलब प्रसेनजित अजातशत्रु का ससुर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, यही बात युद्ध का कारण बनती है, यानी कि आगे जाकर ये युद्ध, ये बात क्या होती है, युद्ध का कारण बनती है। यानी कि काशी और मगध के मध्य यानी कि प्रसेनजित और इसके मध्य युद्ध होता है। वो कैसे होता है, देखिए अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण कर दिया किंतु हार जाता है। यानी कि अजातशत्रु क्या करता है, कौशल है, कौशल पर आक्रमण करता है और लेकिन वो क्या कर जाता है, हार जाता है। युद्ध में हार जाने के पश्चात अजातशत्रु वजीरा से विवाह कर लेता है और फिर काशी दान में दे दिया। यानी कि जो कौशल पर आक्रमण करता है फिर भी हार जाता है, लेकिन युद्ध में हार जाने के पश्चात वो क्या कर लेता है, वजीरा से शादी कर लेता है, जो प्रसेनजित की क्या थी, ये पुत्री थी, ठीक है। और जो महाकौशला है, उस महाकौशला की पुत्री थी, जो कहने का मतलब है इसकी बड़ी जो माँ है महाकौशला, उसकी ये पुत्री थी, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी। देखिए अब आता है इसके पश्चात जो इसका पुत्र था अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, उसको कुणिक भी कहा गया है। देखिए इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड देखिए 492 बीसी से 460 बीसी के मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में कमेंट करके मेरे को बताइएगा, ताकि इस चीज़ को मैं आपकी जो समस्या उसको सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अजातशत्रु के शासन काल में हर एक वंश अपने गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया था। यानी कि कहने का मतलब है कि अजातशत्रु जब शासक बनता है उस समय जो हर्यक वंश था, यानी कि पितृहंता वंश था, अपने गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता। इसकी जो प्रसिद्धि है दूर दराज तक सुनी जाने लगी, ठीक है। अब देखते हैं जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु की एक पत्नी थी पद्मावती। आपको पता है पद्मावती अपने मेवाड़ इतिहास में भी राणा रतन सिंह की जो पत्नी है वो नहीं है, ये इसकी अलग है पत्नी, ठीक है। तो पद्मावती क्या करते थे, हमेशा अजातशत्रु के कान भरती थी। तो ये क्या करती, कान भरने से क्या होता है कि ये 2-3 जो जनपद है उनको अपने अंडर में ले लेता है, जैसे कौशल है, वैशाली है और एक अवंती है। तो देखते इनके साथ युद्ध होके मगध में कैसे विलीन करता है उसकी बात अपन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले कौशल की बात करते हैं। देखिए कौशल को कैसे मगध में मिलाया जाता है। देखिए आपको पता है कि कौशल है, कौशल का जो शासक था प्रसेनजित था, और उसकी जो पुत्री थी कौन थी, इसकी पुत्री थी वजीरा थी, ठीक है। उसके दोनों के मध्य क्या होता है, उसकी शादी हो जाती है। देखिए अंत में कौशल के सेनापति ने वहाँ के राजा प्रसेनजित को सिंहासन से उतार देते हैं। इनकी कहने का मतलब जब प्रसेनजित है, प्रसेनजित वृद्धावस्था हो जाती है, तब
वहाँ का जो सेनापति था, सेनापति क्या करता है अपने जो इस कौशल की जो सर्व सभी जो शक्तियाँ हैं यानी कि सैनिक शक्ति है अपने हाथों में लेकर प्रसेनजीत को सिंहासन पर उतार देता है और वो स्वयं क्या कर जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है। गद्दी पर बैठने के पश्चात क्या होता है कि प्रसेनजीत के लिए सहायता के लिए प्रसेनजीत सहायता के लिए मगध आ रहे होते हैं, तब रास्ते में सर्दी लगने से क्या होता है, प्रसेनजीत की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब है ये क्या करते हैं, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत ये क्या है, महात्मा बुद्ध की शरण में चले जाते हैं। जब महात्मा बुद्ध की शरण में चले जाते हैं तो पीछे से क्या होता है कि जो कौशल में क्या होता है, क्रांति हो जाती है, यानी कि राज गद्दी को लेकर। जब इस बात का पता प्रसेनजीत को चलता है तो वापस ये आता है कहाँ, कौशल में। कौशल में आने के पश्चात सेनापति इसका शासक बन जाता है। तो ये क्या करता है, अपने जो दामाद है यानी कि जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु के पास जाते हैं सहायता मांगने के लिए। ठीक है, तो सहायता मांगने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि रास्ते के अंदर सर्दी लगने से क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अंत में ये जो अजातशत्रु है, ये अजातशत्रु क्या करते हैं कि कौशल पर आक्रमण करते हैं और कौशल पर आक्रमण करने जो सेनापति उसको हरा देते हैं और इसको फिर क्या कर लेते हैं, मगध के अंदर उसको मिला लिया जाता है। तो मगध को सॉरी कौशल को मिला लिया जाता है। तो कौशल का विलय इस प्रकार होता है। अब देखिए आगे बात करते हैं, यानी कि वैशाली को कैसे मिलाते हैं। देखिए देखिए वैशाली की राजधानी लिच्छवी राजधानी। ठीक है, इस पर देखिए, अब देखो पहले सबसे पहले बिंबिसार के जो दो पुत्र थे, कौन कौन थे, एक तो हल और एक बेहल। ठीक है, अब यहाँ से युद्ध कैसे होता है वो हम बात करते हैं और इसको वैशाली को मगध में कैसे मिलाया जाता है उसकी बात अपन कर रहे थे। तो बिंबिसार के दो पुत्र हल और बेहल, यानी कि बिंबिसार की अनेक पत्नियां थी, तो उनके ये पुत्र हल और बेहल। हल और बेहल जो अपने जो पुत्र थे बिंबिसार के, उसको क्या करते हैं कि बिंबिसार एक तो शेषनाग यानी कि एक हाथी का नाम होता, बहुत ही बढ़िया हाथी था, तेज तर्रार हाथी था। ठीक है, युद्ध में बहुत प्रवीण था ये हाथी। तो ये क्या करता था, एक हाथी दे देता है बिंबिसार अपने दोनों पुत्रों को, हल और बेहल को, एक और एक 18 लड़ियों की जो एक मोतियों की एक माला होती है, बहुत कीमती होती है, ये भी किसको, हल बेहल को दे देते हैं। जब बिंबिसार की मृत्यु होती है तो जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु अपने जो दोनों भाई है उनसे मांग करता है कि एक तो आपका ये शेषनाग जो हाथी है ये, और एक 18 लड़ियों का जो मोतियों का जो हार है वो मेरे को लौटा दीजिए। जब इन दोनों भाइयों ने इसको मना कर दिया जाता है तो फिर क्या होता है, हल बेहल क्या करते हैं, उस पर आक्रमण करने की सोचते हैं। कौन, अजातशत्रु। तो ये क्या करते हैं, ये वैशाली चले जाते हैं। ठीक है, और वैशाली जाने के बाद में क्या होता है, ये क्या करते हैं, यानी कि हल बेहल चले जाते हैं कहाँ, वैशाली। वैशाली के राजा की शरण में चले जाते हैं और अजातशत्रु अपने मंत्री को कहाँ भेजता है, वैशाली भेजता है, और गुप्तचर बनाकर, जिसका नाम था वस्कर। ठीक है, वस्कर गुप्तचर था, वो क्या करता वहां पे जाता है और वहां पर गुप्त सूचना किसको देता है, अजातशत्रु को देता है, वैशाली की। ठीक है, अजातशत्रु ने 16 साल बाद में वैशाली को जीतकर मगध में लाया और फिर अंतिम में क्या करता है, 16 साल बाद फिर बाद में उस पर क्या होता है, अंत में जीतता है किसको, वैशाली को, और वैशाली को फिर मगध में मिला लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मंत्री था किसका, अजातशत्रु का, वश का। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं अवंती को कैसे मिलाया जाता है इसमें। देखिए देखिए अवंती का जो शासक है चंडप्रद्योत। अब देखिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को, जीवक को चंडप्रद्योत के पीलिया बीमारी को ठीक करने भेजा था। आपको पता है कि जो चंडप्रद्योत है उसके क्या था, एक बहुत पीलिया खतरनाक बीमारी हो गई थी, पीलिया। ठीक है, तो इस चंडप्रद्योत ने काफ़ी राजवैद्य से उपचार करवाया और ये वो ठीक नहीं हुआ। तो क्या होता है कि जो बिंबिसार है अपना एक राजवैद्य था जो जिसका नाम है जीवक। इसका ध्यान रखिएगा, ये जीवक है, ये बहुत ये दरबार में रहता था अजातशत्रु के। तो ये क्या करता है, उसको भेजता है चंडप्रद्योत। तो अजातशत्रु से क्या था, पहले तो ये नफरत करता था क्योंकि उसके पिताजी बिंबिसार की हत्या किया था ये, जो चंडप्रद्योत का बाद में क्या हो जाता है, मित्र बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अजातशत्रु ने
अवंती को भी मगध में मिला लेता है। फिर अंतिम में क्या होता है कि अजातशत्रु क्या करता है कि जो अवंती है, इस अवंती को भी क्या कर लेता है, मगध में मिला लेता है। ठीक है, एक बार देखते हैं, दोबारा दोबारा से देखते हैं। देखिए, बिंबिसार ने अवंती को कैसे मिलाता है। बिंबिसार ने अपने राजवेद्य को जीवक को चंड प्रद्योत के पीलिया रोग के उपचार के लिए भेजता है। चंड प्रद्योत अजातशत्रु से पहले क्या करता, नफरत करता था। जैसे ही उसका जो राजवेद्य जीवक था, अब जब उसका पीलिया रोग को खत्म कर दे, उपचार कर देता है, तो दोनों क्या करते हैं, मित्र हो जाते हैं। और अंत में मौका पाकर फिर क्या करते हैं कि ये जो अजातशत्रु है, अवंती को अपने मगध में मिला लेता है। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दो चीजें आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो महाशिला कंठक और एक रथमूसल। ठीक है, ये दो क्या है, एक तो क्या है महाशिला कंठक और एक रथमूसल। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों ही क्या है, एक यंत्र है। यानी कि देखिए, सबसे पहले महाशिला कंठक की बात करते हैं। ये एक प्रकार की अप्रक्षेपी अस्त्र है, जिससे बड़े बड़े पत्थर शत्रु पर फेंके जाते हैं। आपको पता है जो अभी बाहुबली जो मूवी आई थी, उसके अंदर ये बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने वाला एक यंत्र था, जिसको महाशिला कंठक कहा गया है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का अप्रक्षेपी, यानी कि प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी का मतलब है फेंकना, अप्रक्षेपी का मतलब होता है बिना फेंके ही जो बड़े बड़े पत्थरों को क्या कहता है कि शत्रुओं पर फेंका जाता था। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है ये एक महाशिलाखंड है, एक वो था, एक अस्त्र था जिसके माध्यम से पत्थरों को फेंका जाता था। ये अब है रत्नमूसल। रत्नमूसल क्या था, ये स्वचालित यंत्र, ये अपने आप चलने वाला ये यंत्र था। ठीक है, कैसे, देखिए ये बात होगी। आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु के शासनकाल में 8वें वर्ष बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। आपको पता है कि जो अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है, फिर जो बुद्ध के निर्वाण यानी कि उसकी मृत्यु के 8वें वर्ष बाद में क्या होता है कि ये बुद्ध के अवशेषों पर क्या करता है, राजगृह में एक स्तूप बनाता है। ठीक है, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ये स्तूप क्या होता है, स्तूप एक विहार। ठीक है, ये क्या होता है, स्तूप तो होता है क्या कि जो गोल गुंबद होता है, यानी कि महात्मा बुद्ध की अस्थियों पर एक गोल गुंबद बनाया जाता है बौद्ध धर्म के अंदर, फिर उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, और विहार होता है कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके रहने के लिए, यानी कि कहने का मतलब है निवास स्थान, है ना। अब और चैत्य क्या होता है, चैत्य भी क्या होता है, ये पूजा स्थल होती है। क्या है, ये तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा, स्तूप, विहार, चैत्य। स्तूप अस्थियों पर बनाया गया, ठीक है, और विहार, विहार जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको रहने का एक निवास स्थान, चैत्य पूजा स्थल है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको पता है कि प्रथम बौद्ध जो महासंगीत यानी महासभा होती है, वो कहाँ होती है, राजगृह में होती है, सप्तपर्णी गुफा में होती है। ठीक है, और यहाँ से जो बौद्ध जो ग्रंथ होते हैं, यानी कि सुत्त पिटक और विनय पिटक क्या होती है, उसका संकलन, उसकी रचना होती है। ठीक है, और इससे दोनों में क्या होता है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, यानी कि जो बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी, ठीक है, उनकी जो उनका संकलन किसमें है, एक तो सुत्त पिटक और एक विनय पिटक में। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो एक विशेष बात है, जो अजातशत्रु की हत्या है, उसके जो पुत्र थे उदयभद्र या उसको उदयन भी कहते हैं, तो उदयभद्र या उदयन ने अपने पिताजी अजातशत्रु की हत्या की थी, इसलिए इसको भी पितृहंता कहा जाता है। आपको पता है अजातशत्रु ने भी अपने पिताजी बिंबिसार की हत्या की थी, इसके लिए इसको भी पितृहंता कहा जाता है। इसके अलावा बिंबिसार ने भी अपने पिताजी की हत्या की थी। तो कैसे, कहने का मतलब है कि लगभग हर्यक वंश के सभी जो शासक हुए अपने पिताजी को मारकर राजगद्दी संभाली, इसलिए उसको पितृहंता वंश कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब है उदयन की बात करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए उदयन का जो टाइम पीरियड था 461 बीसी से 445 बीसी तक है। देखते हैं महावंश, आपको पता है महावंश और दीपवंश दो ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटिव है। तो महावंश यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्या बताया गया है
रुद्रभद्र ने 16 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता पद्मावती थी, आपको पता पद्मावती थी। और फिर जो पद्मावती आपको पता है कि जो अजातशत्रु के कान भरती थी और उसके माध्यम से उसने अनेक जैसे कौशल है, अवंती है ना, इनका इन जो बड़े बड़े जो महाजनपद उनको मगध में विलय किया था। तो ये बात है, ठीक है। महावंश बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयभद्र ने 16 वर्ष तक शासन किया। इसकी माता पद्मावती थी। उदयन को पितृहंता या पितृ घातक भी कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने पिताजी अजातशत्रु को मारकर राजगद्दी संभाली थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुराणों व जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक एक नगर बसाया था। और ये कहाँ, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का पूरा नाम था कुसुमपुर भी था। तो कुसुमपुर या पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था, उदयन ने बसाया था। और किस नदियों के संगम पर, गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर, ठीक है। आगे बात करते हैं। उदयन ने राजधानी के मध्य में चैत्य ग्रह और जैन मंदिर का निर्माण किया। यानी कि चैत्य ग्रह यानी गृह और जैन, यानी मैंने बताया चैत्य क्या होता है, पूजा स्थल होते हैं, यानी जैन मंदिर का निर्माण भी उदयन ने करवाया। अवंती का राजा उदयन का शत्रु था, यानी कि अवंती का जो राजा था उदयन का शत्रु था। इसी ने उदयन को मारने का षड्यंत्र रचा था, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ विशेष बात देख लेते हैं। देखिए, कुछ विशेष बात है। पुराणों के अनुसार उदयन के बाद यानी कि नंदीवर्धन और महानंदीवर्धन राजा बनते हैं। यानी कि पुराणों के अनुसार क्या होता है कि उदयन की मृत्यु के पश्चात नंदीवर्धन और एक महानंदीवर्धन क्या होते हैं, शासक बनते हैं। किंतु परिशिष्ट पर्वन एक ग्रंथ है, परिशिष्ट पर्वन में बताया गया है कि उदयन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, इसमें बताया गया, ठीक है। हालांकि इसके 3 पुत्र थे। ऐसे परिशिष्ट पर्वन में तो इसमें कोई इसका पुत्र नहीं था, उत्तराधिकार नहीं था, लेकिन इसके 3 पुत्र थे। एक तो अनिरुद्ध है, एक मुंडक है और एक नागदशक है। ये भी क्या है, पितृहंता थे, ठीक है। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ये शासक थे। तो हम सबसे बात करेंगे इसकी नागदशक की बात अपन कर लेते हैं। देखिए नाग दशक का जो टाइम पीरियड था 445 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। उदयन के पश्चात नाग दशक कुछ समय तक राज्य किया, यानी कि शासन किया, किंतु बाद में जनता ने इन पितृहंताओं को क्या करता है, शासन से उतार देता है। और एक वहाँ का एक योग्य अमात्य एक मंत्री था शिशुनाग को वहाँ की जनता यानी कि मगध की जनता क्या करती है, शिशुनाग को राजा बना देती है। यानी कि ये सभी के सभी पितृहंता थे। जनता परेशान हो चुकी थी इनके इनके कर्मों से परेशान होने के पश्चात जनता क्या करती है कि जो नाग दशक था उसका एक मंत्री था शिशुनाग, ठीक है। इस शिशुनाग को जनता क्या करती है, मगध का राजा बना देती है। इसके पश्चात क्या होता है कि शिशुनाग और अमात्य यानी राजा बनाने के पश्चात फिर मगध पर एक वंश आता है जिसको शिशुनाग वंश कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और प्लीज़ आप मेरा जो ये टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। और फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि शिशुनाग वंश के साथ, और एक नंद वंश को हम कल कवर करेंगे। इसके पश्चात हम मौर्य वंश को देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।